Hello everyone, myself Vinay Sharma. Welcome to my YouTube channel Vinay Physics. Today we are discussing about the JEE Main Solution 2026 Shift Second. ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी लाइट है वो एंटर करती है और 90 डिग्री से एंटर करेगी और उसके बाद उसने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ये देख रहे हो आप, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दिया है और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के देने के बाद वो कह रहा है कि ये लाइट इस नीचे यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर वो आकर टकराती है। तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है और इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 60 डिग्री एंगल हो गया, ये 90, ये 90, 60, ये 30 एंड व्हाट अबाउट दैट एंगल, दैट विल बी 60। तो हमारे पास जो इंसिडेंस एंगल है वो तो हो गया 60 डिग्री और जैसे ही लाइट इस पर गिरेगी ये इस सरफेस के पैरेलल चल रही है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है वो भी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। तो आर की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, और आई की वैल्यू अपने पास 1.6, तो इस पे लगा देंगे हम स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो स्नेल्स लॉ किसके बराबर आएगा बेटा अपने पास, साइन आई इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आर, आर की वैल्यू है 90 डिग्री और इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो हमें निकालना है और इसको सोल्व करेंगे तो √3/2 इंटू में 1.6 और यहाँ से आ जाएगा म्यू, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8 और इसको काटेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो √3 और 0.8 हमारे पास बन जाएगा लगभग 1.39 के आसपास। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये। सेकेंड पार्ट जो है इसका, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो बेस्ड है लॉजिक गेट पे और लॉजिक गेट्स हैं वो वैसे तो सीबीएसई के सिलेबस से हटा रखे हैं लेकिन जेईई मेंस के सिलेबस में है। अब लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? जो लॉजिक गेट्स हैं उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो ज़रा, लॉजिक गेट जो होते हैं वो एक तरह से डिजिटल गेटवे होते हैं, है ना। तो उसमें तीन टाइप के हमारे पास गेटवे होते हैं, लॉजिक गेट्स, जो दरअसल किसी भी डिजिटल सर्किट के अंदर बेसिक इनपुट सोर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के होते हैं जिसमें सबसे पहला अपने पास टाइप है वो है बेटा ओर गेट। तो ओर गेट हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। एक होता है अपने पास एंड गेट, वो कुछ इस तरह से, और एक होता है नोट गेट। और भी होते हैं गेट अपने पास, जैसे अगर और के आगे हम एक नोट गेट लगा दें तो ये बन जाएगा नोर गेट। अगर एंड के आगे, जैसे ये एंड गेट है, ये नोट गेट है, और अगर इस एंड गेट के आगे मैंने एक नोट गेट लगा दिया तो ये बन जाएगा नैंड गेट। और एक होता है एक्सोर गेट, है ना, उसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस सवाल के अंदर हमें तीन टाइप के गेट पूछे हुए हैं। जो पहला गेट है वो अपने पास है वो नैंड गेट है, सारे नैंड गेट हैं ये तो, है ना। और फिलहाल हमें ये समझना है कि इन डिजिटल सर्किट्स के अंदर कैसे वर्क होता है। तो देखो ज़रा ध्यान से, इसमें क्या होता है कि और गेट के अंदर जो आउटपुट होती है, क्योंकि इन सभी गेट्स में, और गेट में, एंड गेट में, नोर गेट में, नैंड गेट में, इन सब में इनपुट दो हैं और आउटपुट एक है ना। और जो नोट गेट है उसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ठीक है बेटा। तो ए और बी जो है हमारे पास, इसमें दो इनपुट हो सकती हैं। अब जो ए बी की इनपुट होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये दरअसल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं बेटा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सर्किट्स को असेंबल किया जाता है लॉजिक गेट्स के थ्रू, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट में। तो ए और बी के अंदर जो आउटपुट होती है, जब और गेट होता है ना वो दरअसल सम करता है, तो इसका जो आउटपुट है वो हमें ए प्लस बी के थ्रू मिलेगा। और जब ऐसा मिलेगा तो जोड़ेंगे इसको तो 0 0 0 आ जाएगा, 1 1 और 1। एक्चुअली होता है क्या है कि इसमें एल्जेब्रिक सम नहीं होता है, ये डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम में 1 और 1 होता है बेटा, वो 10 के बराबर होता है, जिसमें ये 1 है ये हम काउंटेबल लेते हैं। इसलिए देखो यहाँ 1 1 2 नहीं लिखा हुआ है, 1 और 1 का सम क्या आएगा 1, वो इस तरह से। इसी तरह से जब हम इसका आउटपुट लिखेंगे
तो y इज इक्वल टू, जो एंड गेट होता है वो डॉट गेट होता है, मतलब प्रोडक्ट गेट होता है, तो ये प्रोडक्ट करता है सम इनपुट का। तो जब मैं इसका इनपुट करूंगा तो इनपुट तो हमारी वही रहेंगी, ए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 0 0 और 1। और जो हमारे पास नॉट गेट है इसमें दो ही इनपुट हो सकती हैं, 0 1। तो आउटपुट क्या होगी, अब ये क्या होता है, ये इनवर्स गेट कहलाता है, इसका दूसरा नाम होता है इनवर्स गेट। अब 0 का तो 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है इसमें। अब होता क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास नॉर गेट और नैंड गेट की। अब नॉर गेट का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट आई है ना उसका इनवर्स, मतलब कहने का अर्थ है कि a प्लस बी का इनवर्स। नैंड गेट में जो आउटपुट आती है ना उसका हम इनवर्स लेते हैं। नोट गेट का इनवर्स, मतलब जो एंड गेट है ना उसके आगे अगर मैंने नोट गेट लगा दिया तो वो नैंड गेट बन जाएगा। तो इसका मतलब एंड गेट की जो आउटपुट है उसका इनवर्स करना पड़ेगा। अब इसका इनवर्स करेंगे तो वाई बार किसके बराबर आएगा, 1 1 1 और 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इनको हमें याद रखना है। तो अब देखेंगे, वापस उस सवाल पर जाएंगे तो होगा क्या, देखो अब ये जो x है ना, जब a की इनपुट दोनों में एक जैसी जा रही है, दोनों इनपुट्स में अगर हम इनपुट एक जैसी दे रहे हैं, जैसे यहाँ a और b की बजाय हम a ही दे रहे हैं, तो यहाँ a की जगह तो x हो गया, यहाँ y हो गया। तो जो आउटपुट होती है वो हमारे पास क्या आती है बेटा, इनवर्स आती है। तो इसकी आउटपुट आएगी x इनवर्स, इसकी आउटपुट आएगी y इनवर्स। आप करके भी देख सकते हैं। और जब यही इनपुट आगे जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, है ना। डॉट तो करना ही था लेकिन इस नोट गेट की वजह से इसका और बार हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम्स पढ़ी हैं, उसमें ये कहता है कि अगर किसी भी ये वैसे भी जनरल फॉर्मूला भी होता है कि किसी भी एक इन्वर्स का अगर हम दोबारा इन्वर्स कर देते हैं तो वापस वही फॉर्मेट आकर खड़ा हो जाता है ना। और डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि भाई अगर एक्स बार और वाई डॉट एक्स बार डॉट वाई बार का डबल बार कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, और नहीं नहीं, एक्स एक्स इंटू वाई, एक्स बार डॉट वाई बार का जो इन्वर्स है वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई के, हाँ एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। और ये अगर x प्लस वाई है तो हम दोबारा से इसका क्या करेंगे, वही इनपुट आगे दे रहे हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का बार। तो इसका मतलब ये तो x प्लस वाई का बार का मतलब जो इनपुट आप दे रहे हो अगर रिजल्ट में मुझे उसका सम करके और उसका बार मिल रहा है ना, तो क्या होगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये नोर गेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये एक थ्योरम होती है जो लॉजिक गेट्स में पढ़ाई जाती है, तो इसका बेटा आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वो कह रहा है कि एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आर है, कंप्लीटली इन ए क्लोज विद इन ए लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ एल, बोथ द लूप आर कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लानर, एल इज ग्रेटर देन आर, है ना। इसकी रेडियस मान लो आर है इस अंदर वाले पार्ट की, एंड फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमें पता है कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एम आई। जो बच्चे 12th अपीयरिंग हैं, जो 12th पास है उनको तो पता ही है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, और जो बच्चे अभी 11th में हैं या 12th पढ़ रहे हैं उनको हम बता दें कि ये इंडक्शन वाले यूनिट में आता है बेटा। और वहाँ पर हम कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन दो टाइप के होते हैं ना, और इंडक्शन जो होता है उसमें एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एम आई। और ये फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए, है ना, और इंटू एम आई। वैसे तो होता है बी ए कोस थीटा, बट थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो है क्योंकि इस करंट कैरिंग लूप, मान लो ये लूप ही होगी, इन दोनों में से एक करंट कैरिंग लूप है, सपोज इसमें करंट दौड़ रहा है ऐसे, है ना, और इसमें करंट दौड़ रहा है और इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के एरिया से पास आउट होगी, तो वहां पर हमें म्यूचुअल इंडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। बट होता क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शन करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो फाइनली वो करंट का कंपोनेंट कट जाता है, इसलिए यहाँ इस सवाल में भी कहीं करंट का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी हम यहाँ करंट ले लेते हैं। और इसने ये कहा है कि एक स्क्वायर लूप है,
तो भाई हमें सबसे पहले ये पता करना होगा स्क्वायर लूप की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के एरिया से पास आउट होगी। तो बेसिकली कॉइल का एरिया क्या है, अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर और एम आई, यही होगा। अपन को निकालना क्या है बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी किसी एक स्क्वायर लूप या एक यूनिफाइड शेप की बॉडी का हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला होता है के आई अपॉन डी, डी बोल दो, लेंथ बोल दो, है ना, और इनटू में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब होगा क्या, यहाँ पर इस करंट कैरिंग वायर से अगर मैं इस सेंटर की दूरी निकालूं तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये आएगी अपने पास L/2, क्योंकि टोटल लेंथ तो इस वायर की कितनी है, L है, आधी कितनी हो जाएगी, L/2। और ये कितना एंगल बनाती है, ये यहाँ से और यहाँ से स्क्वायर लूप में ये दोनों एंगल होते हैं 45 डिग्री। तो ये जो आपको फाई वन और फाई टू नजर आ रहे हैं, ये दरअसल होता क्या है कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर में ये करंट कैरिंग वायर होती है, हम इस पी पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे होते हैं, और ये पी पॉइंट लगभग इस करंट कैरिंग वायर से फाई वन और फाई टू एंगल बना रही होती है, और इसकी दूरी लगभग आर। तो आर की जगह हमने मान लिया इसको डी। तो ये दूरी जो है ना, ये कितनी आई है बेटा इस सवाल के हिसाब से, तो के आई, ये दूरी है L/2, तो यहाँ ले लेंगे L/2। और साइन फाई वन और फाई टू स्क्वायर लूप में दोनों कितनी होती हैं, ये दोनों होती हैं 45 डिग्री, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 साइन 45 डिग्री। और ये जो आंसर आया है ना, ये तो एक करंट कैरिंग वायर का है ना। स्क्वायर लूप में कितनी आर्म्स हैं, 4, तो इसको 4 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्व करने पर आंसर आएगा के आई, और 4 दूनी 8, और इंटू 2, 1/√2, और नीचे आ गया L। और ये उठाकर जब मैं इसमें रखूंगा या इसको काटेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है, k होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि जो आंसर है ना वो सारे देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की फॉर्म में है। तो कई टीचर इसको कटवा देते हैं, कुछ नहीं कटवाते, तो मैं इसको लिख देता हूँ 8 दूनी 16 और आई और √2, 4 से काट दो और रेशलाइजेशन ले लो, तो ये आ गया 2। तो ये फाइनल आंसर जो हमारे पास बचेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो म्यू नॉट 2√2, और नीचे बचेगा पाई, और एल भी था, एल भी रह गया, एल लगाओ यहाँ, और एल। तो पाई से पाई कट गया, और आई से आई कट गया, आई भी था, ये आई छूट गया, यहाँ पे आई यहाँ लिख दो, आई से आई कट गया। तो एम का जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया बेटा, म्यू नॉट 2√2 अपॉन में एल, और कुछ है, और इनटू में आर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है। तो म्यू नॉट 2√2 इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है कि एक डायमेंशन है ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H/M/T/L विल बी। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो ये डायमेंशन की एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें जो पहली एप्लीकेशन है वो अपने पास है करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस। सेकंड एप्लीकेशन है फाइंड द रिलेशन, फाइंड कन्वर्ट वन क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और तीसरी एप्लीकेशन होती है अपने पास जिसमें हम कहते हैं कि एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसे देखें। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, वो इन पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स जी इज डिपेंडेंट अपॉन H/M/T, है ना। इनकी पावर लिख दो A, B, C और D। नाउ अब हमें जो जी का डायमेंशन है वो निकालना है। तो जी का जो डायमेंशन होता है ना, वो या तो आप याद रख लें या आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ना G m1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जो जी का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास क्या आता है, यहाँ से निकाल लो बेटा। जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में, मास तो सेम ही रहने वाला है, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, आर का हो गया एल स्क्वायर, और मास का हो गया बेटा एम स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम माइनस सॉरी हाँ M-1 L3T-2, ठीक है बेटा, ये बनेगा अपने पास। और
उसके बाद इज इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलेंगे कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अब जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है वो देखें आप कैसे करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, अब ये जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका क्या होता है, हम जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच क्या होगा, एच और अपॉन में न्यू, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो इसका पर सेकंड होता है डायमेंशन T-1। और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसके बराबर होती है, mL2T-2। तो एच का डायमेंशन क्या आ गया बेटा अपने पास, mL2T-1, ये बनेगा। एल का डायमेंशन एल, एम का डायमेंशन एम, टी का डायमेंशन टी, और इन सब की पावर क्या है, ए बी सी और डी। नाउ अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, m-1 L3T-2, ये तो हमारा जी का डायमेंशन बन गया, ठीक है ना। और अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो एम को इकट्ठा करो, एम की पावर क्या क्या आई है, ए प्लस सी, एल की पावर कितनी आई है 2a प्लस बी, और टी की पावर क्या आई है अपने पास -a और प्लस का डी, यही बनी है। इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास फैक्टर्स बनेंगे। देखो, तो a प्लस सी है वो तो किसके बराबर, -1 के। हाँ, एम की बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर लिया गया है। 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, और t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2 इज इक्वल टू -a प्लस डी। ठीक है भाई, ये बना है अपने पास। अब मुझे इन तीनों को सोल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है, लेकिन इस सवाल से हम निकाल नहीं सकते इसको डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। तो तुम देख रहे हो कि h की पावर चारों ऑप्शंस में या तो 1 है या -1 है। तो अपन किसी एक चीज़ को उठा लेते हैं। तो या तो मैं a की वैल्यू 1 ले लूँ बेटा, या a की वैल्यू -1 ले लूँ। तो मैं पहले ऑप्शन को उठा लेता हूँ, पहले 1 ले लेते हैं। तो पहले मैं सेकेंड ऑप्शन को उठा लेता हूँ, देख लेते हैं एक बार इससे। a की वैल्यू 1 रखूँ तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। a की वैल्यू 1 रखें तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। a की वैल्यू इसमें 1 रखूँ तो b का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1। ठीक है, और a की वैल्यू इसमें 1 रखूँ तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो और a बराबर 1 मैं मान ही रहा हूँ, मैं लेट कर लिया है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें a को 1 रखने पर b c d की वैल्यू ये आ रही है? तो ऐसा एक ही है जिसमें ये आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, इसमें x इज इक्वल टू हमें दे रखा है कि a इज इक्वल a साइन 50t प्लस π/3, और ये कह रहा है कि भाई इसका स्पीड और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो कर दें। तो तुम्हें पढ़ाया गया था कि स्पीड जो होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो होती है dx/dt। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा। तो ये थीटा तो जैसा है वैसा ही लिखूंगा, और इनटू में 50t का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो ये आ जाएगा 50a कोस 50t प्लस π/3। अब यहाँ से v की वैल्यू उसने कहा है 0 ले लो, ले ली भाई। 0 लेते ही अब ये तो सारा इधर चला जाएगा 0, तो इसको तो भूल ही जाओ तुम, 50 एक हो तो। और जो कोस 50t प्लस π/3 है, अब कोस 0 कितने पर होता है, कोस 0 होता है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री कितना होता है, π/2। ये उधर जाएगा तो π/2 माइनस π/3 इज इक्वल टू 50t। उसने टाइम ही पूछा है देखो ऑप्शंस में, है ना, कि टाइम बताओ दोनों केसेस में क्या आएगा। तो पहले हम इसका टाइम निकाल लेंगे। तो इसको मान लो t1 मान लेते हैं इसको, है ना, इसको यहीं से मान लेता हूँ मैं t1। तो t1 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा इसका, 3 दूनी 6, π/6 आ गया, और डिवाइडेड बाई 50, है ना। तो इसको काटेंगे, कट तो नहीं रहा है, 300। तो t1 की वैल्यू π/300 है। अब इसमें ऑप्शन सिर्फ या तो सेकंड है या फोर्थ है, तो दोनों में से एक को तो सोल्व करना पड़ेगा। तो अब t2 को ले लेते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन होता है वो a इज इक्वल टू, इसका दोबारा जो वेलोसिटी आई थी ना, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा a 50 का स्क्वायर, और कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन
है ना, और cos का हो गया माइनस साइन, या माइनस ले लो, एक्सेलरेशन को अपन कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, और ये हो गया 50t प्लस π/3। अब होगा क्या, एक्सेलरेशन को इसने कहा है 0 ले लो, तो ले लेते हैं भाई 0, 0 ले लेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 50t प्लस π/3, है ना। अब साइन 0 है ना, वो या तो 0 पे हो सकता है, या किस पर हो सकता है, 180 डिग्री पे हो सकता है, दो ही कारण हो सकते हैं। तो साइन 0, अब 0 पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो फेज ही पहले से π/3 है, तो इसका मतलब ये जो साइन 0 है ना, वो 180 डिग्री पर है, तो साइन 0 180 डिग्री पर है, तो एंगल्स को हम पाई के बराबर कंपेयर कर लेंगे, तो 50t प्लस π/3। अब इसको सोल्व करेंगे, तो पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 50t, और इसको मान लो t2, यहीं से मैं इसको t2 मान लेता हूँ, दैट विल बी 2π/3 और इंटू में 50, और अब इसको सोल्व करेंगे तो t2 का आंसर 25 और 75, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो बेटा ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो जब इस बॉल को गिराया जाएगा 10 सेंटीमीटर की हाइट से, तो ये इस फ्लोर से टकराएगा, और फ्लोर से टकराने के बाद वो 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है, और उसके बाद ही रेस्ट में आता है। तो इसका मतलब यहाँ से उस 10 मीटर को ट्रैवल करने के लिए जो वेलोसिटी होगी, वो किसके बराबर होगी, 2gh के, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 का रूट आ जाएगा, और उसके बाद मतलब इस वेलोसिटी से 200 रूट 200 से तो ये इस फ्लोर से टकराएगा, उसके बाद ये बॉल 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करती है और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। तो रिटार्डेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, और फॉर्मूला होता है F=ma। मास कितना दे रखा है 1, तो निकालना क्या रह गया, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, v²u²=2as। फाइनल वेलोसिटी 0, ये हो गया 200, 2a, और s की वैल्यू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया ये 0.1। सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा -1000, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1000, और ये माइनस माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि ये एक रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बोर एटॉमिक मॉडल है जिसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का। अब होता क्या है कि कोई भी एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रॉन की, करंट उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। और एक करंट कैरिंग एक हमने 10th में भी सीखा है, और अभी 12th क्लास में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ट्रैक में घूमता है, तो उससे मिलने वाला जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है, EV/2πr, और उससे मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K2πi/r। मतलब एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो फील्ड इस फॉर्मूले के बराबर होती है। तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे करंट की, तो ये आ जाएगा K2πi, की जगह क्या लिखेंगे, EV/2πr², तो ये 2π से 2π कट जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक तो वेलोसिटी वाले फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, और एक आर वाले फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। और ये कह रहा है कि सेकंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी और रेडियस है ना, अब होता क्या है कि बोर मॉडल में हम ये जानते हैं कि रेडियस है ना, बोर एटॉमिक मॉडल सभी बच्चों ने 11th में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में 12th में भी आता है ना। तो रेडियस जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n² के और z के इन्वर्सली, और वेलोसिटी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z के और इन्वर्सली होती है n के। जब ये वैल्यू मैं इसमें रखूं, तो B1 की फैक्टराइजेशन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी आएगी, V की वैल्यू रखेंगे तो Z/n, R² की वैल्यू रखूंगा तो n की स्क्वायर, 2 और 2 4 और 1 5, और 2 और 1 3। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि B है ना, वो Z³ के तो डायरेक्टली, और n³ के n⁵ के इनवर्सली। अब मुझे Z तो चाहिए नहीं, क्योंकि इसने कौन सा एटम एटम के बारे में तो कोई बताया नहीं, बस उसने एटॉमिक मॉडल बोला है। तो इसका मतलब ये n के इनवर्सली हो गया, तो इसका मतलब ये n1⁵ और n2⁵।
अब n2 हमारे पास है 4 की पावर 5 और ये हो गया 2 की पावर 5। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 के बराबर, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये है हमारा LCR सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि एक ऐसी सर्किट है जिसमें स्विच S1 को क्लोज कर दूं तो वो कह रहा है फेज 30 डिग्री हो जाता है, और S2 को क्लोज कर दूं तो फेज हो जाता है 60 डिग्री। अब फेज का फॉर्मूला LCR सर्किट में होता है tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन में R, है ना। XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस XC अपॉन में R, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने जो आंसर पूछा है वो L की फॉर्म में पूछा है। उसने कहा है कि 3L1 माइनस L2 का आंसर बताओ। तो फेज एक बार आपको लेना है 60 डिग्री और एक बार 30, तो पहले 30 ही ले लेते हैं। तो tan 30, एक तो ये हो गया, एक हो गया tan 60 बराबर, पहले जो फ्रीक्वेंसी है और XC की वैल्यू 30 है, तो ओमेगा, ओमेगा कितना है 300, तो ओमेगा फिक्स है। तो पहले में ले लेंगे ओमेगा L1, दूसरे में ले लेंगे ओमेगा L2 माइनस XC और अपॉन में R। तो दो इक्वेशन बन गई, एक tan 30 की, एक tan 60 की। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 दोनों को भाग करेंगे, ये होता है √3। R से कट जाएगा R, इसमें बचेगा हमारे ओमेगा L1 माइनस XC, इसमें ओमेगा L2 माइनस XC। सोल्व करने पर ये आ जाएगा 1/3 ओमेगा L1, L1 ओमेगा तो है 300, 300 लिख दो, L1 माइनस 30 और 300 L2 माइनस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 300 L2 माइनस 30, 900 L1 माइनस 90, है ना। और 90 में से 30 घटा दोगे तो कितना आएगा 60, और ये आ जाएगा 600, सॉरी 900 L1 माइनस सॉरी 900 L1 माइनस 300 L2, तो ये आ जाएगा 600, सॉरी क्या लिख रहा हूँ 60 इज इक्वल टू 900। तो इसमें से निकाल लो कितना आ जाएगा, 300 ही निकाल लेते हैं। 300 निकालोगे तो ये 3L1 माइनस L2 हो जाएगा, इसको काट दो तो एक जीरो से एक जीरो, 6×5 = 30, 1.5 आ जाएगा, और 1.5 कितना होता है 0.2, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि एक रोड है जो अपने एक एंड के अक्रॉस घूम रही है, तो इसका इनर्शिया हम जानते हैं कितना होता है 1/3 ml², और कोई भी एक स्फीयर है उसका इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr², है ना। अभी कह रहा है रोड का लेंथ इतना है और एस नहीं है, ये मास है। मास 40 kg है जिसका सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ सॉलिड स्फीयर, मतलब दोनों की इनर्शिया सेम है, हमें रेडियस पता करनी है। और 40 kg हैज़ अ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ सॉलिड, और मास इसका कितना है 10 kg। तो भाई इनर्शिया बराबर कर दो 1/3, मास इसका है 40, लेंथ होगी इसकी 3 मीटर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2/5 इसका मास है 10, हाँ ये लिख रखा 10, और इसने उसकी रेडियस पूछी R²। सोल्व करेंगे तो 3600 भाग में 3, ये आ जाएगा 120, और यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10, 4R², काटेंगे तो R की वैल्यू आएगी √30। तो बेटा ये क्वेश्चन है अपने पास अगला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास का। तो पहले तो इस FBD का हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो उसका सोल्व करेंगे तो 2 - 1 अपॉन में 3 इंटू जी, दैट विल बी g/3, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब क्योंकि ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट विल बी ut प्लस हाफ at²। अब इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो हाफ एक्सेलरेशन तुमने निकाला है कितना आ गया g/3,
और टी की वैल्यू कितनी बोली है 2 सेकंड के लिए, तो 4, तो ये आ गया अपने पास कितना 2g/3, है ना। और हम जानना चाहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वाई सी ओ एम किसके बराबर हो गया, m1y1 m2y2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये कैसे निकालेंगे, m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 2g/3 प्लस m1 m2 कितना है 1, और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा, लेकिन अपोजिट साइड है तो इसका y2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -2g/3, और अपॉन में कितना आ गया 3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दो में से एक घटाओ, एक आ जाएगा 2g/3 और डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी 2g/9। तो 2g/9 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 20/9 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर मीटर सॉरी मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में ही, ठीक है बेटा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये जो अगला क्वेश्चन है ये कहता है कि हमारे पास एक मास है जिसका मास m है, जो एक रोटेटिंग सिलेंडर के अंदर है, जो कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है 5 रेडियन पर मीटर पर सेकंड के साथ, और उसकी रेडियस है 1/2 मीटर। तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बतानी है जिसकी वजह से ये बॉडी स्लिप ना करे। अब देखो होगा क्या कि ये सिलेंडर है, और अगर इसकी वॉल पर ये बॉडी है ना इस तरह से चिपक रही है, तो इसका वेट कितना हो गया mg, रिएक्शन फोर्स कहाँ होगी यहाँ पे, और ऑब्वियस ही बात है फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगी ऊपर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ होगी बाहर की तरफ, क्योंकि ये रोटेट करेगा कितनी वेलोसिटी से ओमेगा से। तो इसमें अगर ये बॉडी स्लिप नहीं कर रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन mg, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है म्यू आर के बराबर। आर किसके बराबर है यहाँ एफ सी के, एफ सी एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन एम जी, एम से क्या कट गया एम, तो यहाँ से हमें निकालना है क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है, दैट विल बी जी डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर, जी इज ग्रेटर देन, है ना, बराबर ले लो ग्रेटर देन इक्वल ले लो, तो जी की वैल्यू कितनी होगी 10, आर की वैल्यू 1/2 और ओमेगा की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये कितना आ गया 20/25 आ गया, और यहाँ से आंसर क्या आ गया 4/5, तो 4/5 तो यही आंसर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक मास है 1 kg और उसका चार्ज है 9 कूलम, उसको इक्विलिब्रियम में रखा गया है बिटवीन द टू प्लेट, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब ये दो प्लेट के बीच में एक मास चार्ज रखा गया, मतलब एक मास रखा गया जिसका चार्ज भी है। अब हमें पता है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्रिएट करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो दो चार्ज प्लेट के बीच में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा F इज इक्वल टू क्यू ई, और अगर इसका मास m है तो इसका वेट कितना हो गया mg, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो इस तरह से काम कर रही होगी फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये फोर्स है वो तो किसके बराबर हो गया mg के, दैट विल बी q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू v/d, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो v किसके बराबर आ गया mg और इनटू में d/q, तो मास यहाँ कितना दे रखा है, मास दे रखा है यहाँ पर v बराबर 1, g की वैल्यू 10, d की वैल्यू हम डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो -2, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी है 9 कूलाम, तो 9 का नैनो कूलाम का मतलब -9, सोल्व करेंगे तो ये 4 से काटो सॉरी 3 से काटो, 3 चौक 12 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया 4/3 किस में है इसमें है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कह रहा है कि एक सोप बबल है और उसकी रेडियस कितनी है बेटा 1 mm है, कंप्लीटली उसको संबग कर दिया जाता है एक लिक्विड की डेंसिटी के अंदर, और एट दैट इंस्टेंट दे विल बी राइज अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमने ये पढ़ा है कि जब किसी भी एक बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ डिप कर रही है ना, डाउनफॉल उसका किसकी कितनी वेलोसिटी से हो रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2/9 r² g रो अपॉन में ईटा।
अब यहाँ उसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ईटा किसके बराबर हो गया 2/9, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 mm, दैट विल बी 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। ग्रेविटी कितना हो गया 10, डेंसिटी कितना हो गया 2000, और नीचे जो ये वेलोसिटी, क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, वेलोसिटी कितनी है दे रखी है 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और फिलहाल तो नहीं लेके जा रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा भाई ये 4/9, और 4/9 क्यों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/9, भाई इतना ही निकाल लेते हैं, 8/9 एक ही ऑप्शन में है और यही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है। अब एक सवाल जो इसमें पूछा गया था ना, वो ऐसा था कि कोई बबल है, वो स्वेलअप हो जाता है, उसकी रेडियस पहले मान लो 3 थी, फिर रेडियस उसकी 4 सेंटीमीटर हो जाती है, तो वो सरफेस एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, सोप बबल है ना, क्या है कोई सोप बबल है, और वो स्वेलअप हो गया है, तो वो सरफेस एनर्जी की बात कर रहा था। अब हमें पता है कि सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है एस इंटू में डेल्टा ए, और बबल्स के अंदर जो फ्री सरफेस होते हैं वो 2 होते हैं, तो ये 2s हो गया, और हमें एरिया में चेंज देखना था, तो 4πr2 का स्क्वायर माइनस 4πr1 का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। रकम मेरे को ध्यान नहीं है, बट एक सवाल ऐसा भी आया था बेटा। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का काम। आई होप सभी को ये काम पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे लेक्चर अपने डाल रखे हैं, और कोशिश होगी कि इस चीज़ को और बेहतर किया जाए और अच्छा किया जाए। ठीक है, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।